चलो, तो लास्ट क्लास में बाइंडिंग एनर्जी हम लोगों ने देखा था और मास डिफेक्ट भी देखा था, है ना। तो E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, और डेल्टा एम सी स्क्वायर करने के बाद फिर इससे पता चला था कि हाँ, अगर 1 AMU के करस्पॉन्डिंग अगर मास हमारा जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी लिबरेट होगा, डेट विल बी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी को मुझे याद रखना है। और मास डिफेक्ट किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, ये दो मासेस को लेते हैं, एक तो क्या है हमारा ऑब्जर्व मास और ये एक्सपेरिमेंटल मास। एक्सपेरिमेंटल मास जो होता है वो हमारा एक्चुअल में जो होते हैं न्यूक्लियंस, उसके अंदर का मास है, ये एक्चुअल वाला मास होता है। ऑब्जर्व मास जो कि हम लोग थियोरेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं 5-6 बॉल के समीशन से। तो दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और जब इसके दोनों के डिफरेंस लेते हैं मास डिफेक्ट आता है, और इसी मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी लिबरेट हुआ होता है, जिसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी भी न्यूक्लियस को मुझे तोड़ना है तो तोड़ने के लिए मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, डेट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डेट न्यूक्लियस। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हर एक न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होता है। बेसिकली जो हमारा सिस्टम है किस तरीके से बन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन किस पैटर्न में है उस पर डिपेंड करता है। इतना ज़्यादा डेप्थ में तो हमें न्यूक्लियस के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो हमारे इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं वो किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं और वो किस तरीके से बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस वाले में भी हमारा न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ सिस्टम्स इस तरीके से बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि हीलियम, हम लोग जो न्यूक्लियस बोलते हैं, हीलियम इनर्ट गैस होता है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है, उसके बारे में बात ही नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही साइड कर दो, सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में बात हो रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है वो किस तरीके से आपस में मतलब कि पड़े हुए हैं। तो हीलियम के न्यूक्लियाई को है ना हम लोग स्टेबल न्यूक्लियाई बोलते हैं। ऐसा क्यों, हम लोग अभी आगे जा करके समझेंगे। हाँ, तो यहाँ तक बातें कंप्लीट हो गई थी। और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था कि अगर प्रोटॉन्स वगैरह रखे हुए हैं आसपास में तो ये सारे रिपल्सिव फोर्सेस लगाएंगे, और ये रिपल्सिव फोर्सेस लगाएंगे तो इस तरीके से न्यूक्लियस हमारा स्टेबल तो होना ही नहीं चाहिए था। तो ये फिर भी क्यों स्टेबल है, तो फिर उसके लिए मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस एक नया तरह का फोर्स होता है जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही सिर्फ लगता है, और किसी और पार्टिकल के बीच में नहीं लगता है, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के बीच में। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या है, हमारा न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो चार्ज से इसको कंसिडर मत करना। उसके बाद फिर ये लग करके क्या कर जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स लग करके ये क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा न्यूक्लियस को। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। तो बाइंडिंग एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा जो हमें याद रखना है, डेट बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अगर किसी भी न्यूक्लियस को फॉर्म करना है तो इतना एनर्जी लिबरेट होगा, या फिर किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ना है तो इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। बराबर है। अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, हम लोग स्टेबिलिटी को डिफाइन करना चाहते हैं, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एम को ऑलवेज एएमयू में लेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, और 1 AMU करस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी लिबरेट होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मल्टीप्लाई करने से हमारा बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, ये सर। तो किसी भी न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी हम लोग किस तरीके से बताएंगे। मान लो कि फॉर एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लो कि ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर दो बॉल मैंने लिया है या फिर ब्लॉक लिया है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है। इस ब्लॉक को मैंने मान लो कि 10 मीटर का नीचे हाइट लाया, और इस ब्लॉक को मैंने थोड़ा ज़्यादा हाइट लाया, डेट इज़ 20 मीटर का हाइट लाया। तो सिस्टम ज़्यादा कौन सा स्टेबल हुआ, पहला वाला या दूसरा वाला, ज़्यादा अच्छा स्टेबल, दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल हुआ। जो पोटेंशियल एनर्जी को जितना ज़्यादा कम करेगा उतना अच्छा सिस्टम बनेगा। ये सब नहीं पढ़ा है क्या तुमने, केमिस्ट्री में सिंपल तो लॉजिक लगता है। बॉन्ड्स जितने पास पास, मॉलिक्यूल्स मतलब कि जितने पास में है, बॉन्ड्स लेंथ उतने छोटे हैं उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया तो वो अनस्टेबल हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम है। इस वाले में सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है,
इस वाले में सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। हाँ वापस से आ गया, दिख रहा है ना। हाँ, तो एक सिंपल सा लॉजिक बोल सकते हैं कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी जितना कम, तो सेकंड वाला सिस्टम क्या होगा, मोर स्टेबल। मतलब कि एक सिंपल सा बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे रखा हुआ है और नेगेटिव चार्ज इस जगह पे रखा हुआ है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक बार में आर है और एक बार r/2 है, तो कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा, r/2 वाला या आर वाला, r/2 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लोज है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर चुका है। सिंपल सा चीज़ होता है, मैं बहुत सारा एग्जांपल दे दूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है। याद रख लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी कम तो स्टेबल ज़्यादा है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग न्यूक्लियस के बारे में बात करें, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब मैं एक प्रोटॉन को लेकर के आया इस जगह से इस जगह तक, तो कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट हुआ होगा। दूसरे प्रोटॉन को भी लेकर के आया तो एनर्जी लिबरेट हुआ होगा। न्यूट्रॉन को भी लेकर के आया तो एनर्जी लिबरेट हुआ। इस तरीके से मैं पूरा सिस्टम को बना दिया, तो इसमें एनर्जी, न्यूक्लियस को बनाने के लिए एनर्जी लिबरेट हुआ, मान लो EX। मैं एक और न्यूक्लियस फॉर्म करना चाह रहा हूँ, दिस इज वन। मैं एक और न्यूक्लियस फॉर्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन उस न्यूक्लियस के अंदर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या को बढ़ा दिया है। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं लेकर के आऊंगा उसके करॉस्पॉन्डिंग उतना नंबर ऑफ एनर्जी बढ़ेगा, लिबरेट होगा। जैसे इसमें अगर तुम्हारा एक्स एनर्जी लिबरेट हुआ तो इसमें भी एक्स हुआ होगा, एज्यूम करके चलना है। तो इसमें तो एनर्जी ज़्यादा लिबरेट होगा ना, 3x। बोलो हाँ या ना, न्यूक्लियस फॉर्म करने में। तो इस वाले केस में जो एनर्जी लिबरेट होगा, इसको 1 बोल लेता हूँ और इसको 2 बोल लेता हूँ, इस वाले केस में एनर्जी जो होगा वो ज़्यादा लिबरेट होगा। तो जितना ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हुआ, ये इसका बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा और ये इसका बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। तो क्या जितना ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हुआ वो उतना ज़्यादा स्टेबल, ऐसा बोला जा सकता है क्या? नहीं, ये बोलना गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर, नहीं नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नेट सही से चल रहा है। देख लो बाकी सबको आ रहा है ना, अगर सबको प्रॉब्लम है तो ठीक है। हाँ, नेट में कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बाइंडिंग एनर्जी से मैं न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर एक प्रोटॉन को मैं लाया तो उसके लिए एनर्जी जो लगा, मतलब रिलीज हुआ, वो वाई अमाउंट रिलीज हुआ, वाई अमाउंट में रिलीज हुआ, ये इस तरीके से। तो अगर ये जो पर न्यूक्लियन है, एनर्जी जो लिबरेट हो रहा है वो अगर ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। जैसे कि मैं वैल्यू ले लेता हूँ तो मैं समझ में आएगा। ये एनर्जी लिबरेट हो रहा है 1 जूल और ये वाई का जो है वो 2 जूल है। तो बताओ न्यूक्लियस फॉर्मेशन करने में किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा? बोलो सभी में, एक्स 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 वाई, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो टोटल एनर्जी इसमें कितना लिबरेट हुआ? मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा वैल्यूज वगैरह नहीं होता है। 1 2 3 4, 4 जूल लिबरेट हुआ। और इसमें कितना जूल लिबरेट हुआ? दो, 1 2 3 4 5 6, 12 जूल, बराबर। तो ये 12 जूल एनर्जी लिबरेट हुआ है। तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, और इसका एक न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इसको कम कर दूं, लेट से ये है 0.5, ये 0.5 है, तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, 1 2 3 4 5 6, 6 × 1/2, 3 जूल। तो बाइंडिंग एनर्जी देखो कितना हो गया, 0.5 पर न्यूक्लियन है, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी जो टोटल लिबरेट हो रहा है दैट इज 3 जूल। तो तुम्हारा ज़्यादा भी हो सकता है ये वैल्यू, तुम्हारा ये वैल्यू कम भी हो सकता है, लेकिन
एक्चुअल में मुझे किसको चेक करना चाहिए, एक्चुअल में मुझे इसे चेक करना चाहिए कि ये वैल्यू क्या है, क्योंकि ये टोटल वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स टोटल नंबर कितने हैं, उस पर ये वैल्यू डिपेंड करेगा। लेकिन ये वैल्यू एक्चुअल स्टेबिलिटी को बताएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर स्टेबिलिटी, if binding energy per nucleon for any element is greater, then it will be more stable। फिर से जाएगा, इट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखना है। अगर कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर कितने सारे प्रोटॉन्स होंगे, जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड होगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, ए माइनस ऑफ जेड। अगर मैं टोटल ऐड कर लूँ तो न्यूट्रॉन प्लस ऑफ प्रोटॉन, तो ये ए के बराबर आ जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस का बीई है, और पर न्यूक्लियन निकालने के लिए डिवाइड बाय ए करना पड़ेगा। तो किसी भी एलिमेंट का अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है तो that nucleus will be more stable। So element या फिर nucleus one is more stable than second। समझ में आ गया, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और सेकंड वाला कम स्टेबल होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आवाज़ आ रहा है? क्वेश्चन ऐसा है कि 3 एलिमेंट है पी क्यू आर, और इसका एटॉमिक नंबर दिया गया है डेट इज 10, 5 एंड लेट्स से 6, एंड बाइंडिंग एनर्जी दिया गया है, ये बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में टोटल है, दिस इज लेट्स से 100, और ये 60 दिया गया है, और ये दिया गया है 66। तो बोला गया है अरेंज स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है न्यूक्लियस के। ठीक है, फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर देयर न्यूक्लियस। चलो सॉल्व करो इसको जल्दी से। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, रेशियो लेना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ पी तो कितना आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी है 100, ये पूरा न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी है, डिवाइडेड बाय 10, तो ये मुझे क्या दे देगा, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस बात को डिनोट कर रहा है कि अगर न्यूक्लियस के अंदर मैं ऑन एन एवरेज एक प्रोटॉन को इस जगह तक लेकर के आऊँ, तो जो एनर्जी लिबरेट होगा वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लिबरेट होगा। तो ये है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, इसका मतलब ये होता है। तो ये चीज़ जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा स्टेबल हुआ। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर क्यू 60 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा, ये डेट इज 12 पर न्यूक्लियन, और बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय A4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 66 डिवाइड बाय 6 विच इज 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा।
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? Q। और उसके बाद R, उसके बाद P। चलो बाइंडिंग एनर्जी निकालना देख लेते हैं हम लोग, कैसे बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। तो जैसे कि अल्फा पार्टिकल है ना, उसका बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा हैवी पड़ता है, क्यों? क्योंकि मास के माइन्यूट से डिफरेंस के कारण से एनर्जी लिबरेट होता है, तो उस डिफरेंस को मुझे कंसिडर करना है। तो वो पूरा कैलकुलेशन मत करना, बस तुम वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवीजन में डाल करके छोड़ देना। तो ऐसा है कि मास गिवन है, मास ऑफ एटम, it is 1.0078262 and mass of helium, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन लेते हैं। 0.866865 and mass of atom 4.00260 और 1 U ले लेना। टेक 1 U इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करो इसको। तो मास डिफेक्ट हम लोग को निकालना पड़ेगा। अल्फा पार्टिकल है तो इसमें 2 क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। इस जगह पे एटम का मास दिया हुआ है, तो अगर इसका मास गिवन है हमें, तो उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे मास डिफेक्ट निकालने के लिए? थ्योरेटिकली या फिर ऑब्जर्व जो मास होता है, जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इज इक्वल्स टू एम ऑब्जर्व। एम ऑब्जर्व कितना हो जाता है? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ये देखो वैल्यूज वगैरह गिवन है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के। तो हो जाएगा 2 इंटू 1.00782 प्लस ऑफ, अब 2 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का वैल्यू ये गिवन है विच इज 1.00865 665। ये हो गया, ये ऑब्जर्व हुआ। माइनस ऑफ एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारा ऊपर गिवन है ये चीज, उसको लिख लेता हूँ मैं, विच इज 4.00260। तो इधर से मुझे डेल्टा एम निकलेगा और फिर हम लोग इधर से फिर वापस से निकाल देंगे। डेट बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम इतना लेने के लिए बोला गया। डेल्टा एम का वैल्यू तो EMU में इधर से निकलेगा, वो पुट कर लेंगे। आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। डेल्टा एम का वैल्यू इधर से पुट करके ले लेंगे और सी स्क्वायर जब सब कुछ वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं EMU और सी स्क्वायर को, तो ये आता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? हम्म
जैसे और भी बाइंडिंग एनर्जीज निकाले जा सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लो एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, is given by A plus B gives C plus of D, और इन सभी के बाइंडिंग एनर्जीज गिवन है। ए का बाइंडिंग एनर्जी गिवन है B1 मान लेता हूँ, बी का अच्छा ए बी करके डिनोट कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। सी का सी हो जाएगा और डी के लिए बी डी हो जाएगा। सो दीज आर द बाइंडिंग एनर्जीज। ठीक है, ये सारे बाइंडिंग एनर्जी। तो इस रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में कितने एनर्जी लिबरेट हुए होंगे वो निकालना है। फाइंड एनर्जी रिलीज्ड। सॉल्व करो इसको। तो देखो क्या करना है इसमें। जैसे कि इसमें एनर्जी हम लोग को दिख रहा है कि ए प्लस बी जो है वो मिलकर के क्या दे रहा है, सी प्लस डी। क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो सिस्टम ये ज़्यादा स्टेबल है, तभी तो ऐसा हो रहा है। और मोर स्टेबल होने का मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा या कम, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, कम। ठीक है, समझना। अगर इस जगह पे 10 जूल है और इस जगह पे 20 जूल, 15 जूल ले लेता हूँ, 15 जूल, तो 5 जूल का एटलीस्ट एनर्जी तो लिबरेट हुआ ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो ऐसा मत समझना कि ये 15 दिया हुआ है इसका मतलब ये चीज़ है कि इधर मुझे 5 एनर्जी देना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे मुझे लिखना होगा -5, -5 का मतलब एनर्जी लिबरेट हुआ है। क्लियर है क्या? हाँ, इक्वेशन बनाने में इस तरीके से बनाएंगे। चलो, तो अब आगे हम लोग चलते हैं। तो एनर्जी ज़्यादा कौन सा है हमारा, ए प्लस बी वाला। लेकिन अगर स्टेबिलिटी के फॉर्म में बात करें तो सी प्लस डी का एनर्जी ज़्यादा है। तो इसीलिए मुझे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी करना पड़ेगा। दिस विल बी द एनर्जी रिलीज्ड। मेरी बात समझ में आई क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है, तो ये तो बेसिकली कम होगा, ये ज़्यादा होगा। अभी जैसे बताया 10 जूल 5 जूल करके, तो दिस माइनस ऑफ दिस करेंगे ना, बेसिक सा। हाँ, जैसे कि हाँ यही ऐसे जैसे हमने किया है उसी तरीके से करेंगे। अब देखो, जैसे आयरन का निकालने के लिए दिया जाए तो कैसे निकाल सकते हैं, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe2656। अब इसमें सारे वैल्यूज गिवन होंगे। एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ Fe56, that is 55.9349 and 7। हाँ, एग्जैक्ट लेना पड़ेगा। इसमें अप्रोक्सीमेशन मत कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कर लिया 56।
हाँ ये गिवन हो गया, याद करने की जरूरत नहीं। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867 यू। तो ये सारे वैल्यू जो है एएमयू में गिवन है। हम लोग जो मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाले थे, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना था, 1.674 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज ईएमयू में लिखते हैं। तो इस बात का ध्यान देंगे, हम लोग हमेशा ईएमयू में ही सब काम कैलकुलेशन वगैरह सॉल्व करो इसका बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि कैलकुलेशन ईएमयू में ही चलता है ना, ये स्टैंडर्ड यूनिट है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालूं मैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तुम्हारे कितने आ जा रहे हैं, 26। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 30, माइनस कर लिया, 56 माइनस 26, ये हो गया। और अब मुझे डेल्टा एम निकालना है। तो ऑब्जर्व्ड मास एंड थियोरेटिकल बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल मास। एक्सपेरिमेंटल मास तो वो मास ऑफ एटम ही हो जाता है डायरेक्ट, और इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नहीं लेते हैं। मास ऑफ ऑब्जर्व मास कितना हो जाएगा, डेट विल बी 26, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो 26 इंटू प्रोटॉन का मास ये दे रखा है 1.00783, एंड प्लस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 30, उसका मास ये दिया हुआ है विच इज 1.00867, माइनस ऑफ, अब ये जो मास है दैट इज 55.9349। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। क्या, ये डेल्टा एम निकाला है अभी तो हमने। अब ई के, हाँ हाँ, डेल्टा एम सी स्क्वायर होगा। तो डेल्टा एम जो भी एम यू में आ रहा है उसका वैल्यू पुट कर लो, और 931 मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, डेट इज वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, अगर इसका इफेक्ट हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बताता है, कौन न्यूक्लियस कितना ज़्यादा स्टेबल है, वो इस बात को बताता है। एटम स्टेबल है कि नहीं वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करना चाह रहे। एटम की स्टेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है। तो हम लोग यही चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको ड्रॉ किया गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ एटॉमिक नंबर। तो जब इसको एटॉमिक नंबर के साथ ड्रॉ किया जाता है तो इसका कर्व कुछ थोड़ा अलग टाइप का आता है। हाँ, तो ये एक आवाज़ चली गई थी। देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ क्या है ना कि हर एक एलिमेंट के लिए बनाया गया, एक एक करके देखा गया कैसा आ रहा है। तो हर एक का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट किया गया और उसको प्लॉट किया गया इसके ऊपर। तो प्लॉट करने के बाद ग्राफ कुछ ऐसा आता है, लगभग लगभग यहाँ पे बहुत सारे किंग्स आते हैं।
ऐसा करके जाता है। अब समझना बात को, इस जगह पे है तुम्हारा हाइड्रोजन, इस जगह पे ये जो होता है वो हीलियम होता है, और फिर इस जगह पे होता है कार्बन, और जो सबसे ऊपर है वो है हमारा आयरन Fe। तो आयरन का कितना होता है A, दैट इज 56, और ये 2, और ये दैट इज 4, कार्बन का दैट इज 12। ऐसा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बोलो। सबसे ज्यादा स्टेबल वो हुआ जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इस वाले के लिए, विच इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा नहीं कि हीलियम या फिर हाइड्रोजन या फिर ये कार्बन है, यहाँ पे लिथियम वगैरह भी होता है, सबको मैंने शो नहीं किया। तो आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और बाकी न्यूक्लियस क्या है, लेस स्टेबल है। तो इसमें एक बैंड बना दिया गया, हम लोग बोल सकते हैं इस रीजन में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे, एलिमेंट्स नहीं, न्यूक्लियस, वो सारे स्टेबल है, इतना सा। और इसके अलावा जो इधर है और जो इधर है उसके न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है। तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, स्टेबल रीजन में आने की कोशिश करेगा, जैसे कि यूरेनियम वगैरह इस लोकेशन पे होगा। तो वो, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हैं, मतलब न्यूक्लियॉन्स की संख्या काफी ज्यादा है, तभी तो वो इस जगह पे है। तो वो टूटने की कोशिश करेगा, ये क्या करने की कोशिश करेगा, स्प्लिट होने की कोशिश करेगा। दो न्यूक्लियस में स्प्लिट होने की कोशिश करेगा, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा। तो अगर ये ज़्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो स्टेबल हो जाएगा, यूरेनियम अनस्टेबल है तो ये टूटने की कोशिश करेगा और टूटेगा तो स्टेबल होगा। मेरी बात समझ में आई। या फिर हीलियम है या फिर हाइड्रोजन है, तो वो क्या करेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा। अगर ये जुड़ जाए दो हाइड्रोजन तो वो एक में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों जुड़ गए तो किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हीलियम में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या। तो हर एक न्यूक्लियस चाहता है कि मैं इस स्टेबल वाले रीजन में आ जाऊं, इस स्टेबल वाले रीजन के अंदर आ जाऊं या फिर उसके आसपास आ जाऊं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो आराम से स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या। तो ये रीज़न है, इसको मैं 50 से लेकर के 80 तक का एटॉमिक नंबर बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि if the atomic mass number is in between 50 to 80, then these nucleus are more stable than others. Fe
nucleus binding energy per nucleon is highest and is more stable. तो जिसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कुछ ऐसे हैं, तो मैं नोट में क्या डाल के लिख सकता हूँ कि द हैवियर न्यूक्लियाई being unstable being unstable have tendency to split into medium nuclei. मीडियम न्यूक्लियाई, तो दो मीडियम न्यूक्लियाई में अगर टूट जाएंगे ये हैवियर न्यूक्लियाई, तो वो आराम से स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजन। इसी को हम लोग फिजन बोलते हैं। और दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर दो न्यूक्लियाई लाइटर न्यूक्लियाई है ना, द लाइटर न्यूक्लियाई being unstable have tendency to fuse into medium nuclei. और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है किस में होता है? हमारा सन में होता है। और ये प्रोसेस किस में होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिराया गया था, यही चीज था। उसको और भी डिटेल्स में हम लोग आगे जा करके पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी। हम्म रेडियो एक्टिविटी बताओ, रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है? रेडियो एक्टिविटी क्या है? कोई भी जो न्यूक्लियाई अनस्टेबल है वो क्या करने की कोशिश करेगा? स्टेबल होने की कोशिश करेगा। और अगर वो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है तो एक तरीका ये है कि या तो वो अपने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को कम कर ले, या फिर वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के रेशियो को चेंज कर ले, है ना। रेशियो के बारे में भी हम लोग समझेंगे बाद में जा करके। तो इस तरीके से वो कर सकता है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को कम करना चाहता है तो वो जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो कम कर सकता है, वो हमारा रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। ठीक है। जो एलिमेंट्स होंगे जो अल्फा बीटा गामा रेज या फिर डीके प्रोसेस में जाते हैं, अल्फा बीटा गामा डीके में, उसे हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। और ये जो फेनोमेना शो कर रहा है उसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस emission of radiations which are mainly alpha, beta, gamma
from any unstable nuclei is called radioactivity. ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा डीके के बारे में हम लोग समझते हैं। और अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को मैंने इस जगह पे रखा है, ये सब्सटेंस है हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो इससे क्या निकलेगा हमारा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलेंगे। मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फा बीटा और गामा होते क्या चीज़ है, इसको हम लोग समझते हैं एक एक करके। अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को समझते हैं। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल क्या होता है उसको देखते हैं। अल्फा पार्टिकल, बताओ अल्फा पार्टिकल क्या होता है। क्या है ना, हीलियम न्यूक्लियाई, उसी को हम लोग हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। या फिर हीलियम में जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको निकाल दो तो सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस ही बचेगा ना। सो इसको इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, या फिर अल्फा पार्टिकल ऐसा बोला जाएगा। अब इसके मास के बारे में और चार्ज के बारे में देख लेते हैं। इसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, बोलो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा। हम्म, देखो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो भी मास ऑफ हीलियम है, ठीक है, एटॉमिक मास, उसमें से मुझे माइनस करना होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को। मेरी बात समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस हटाना है, निकालना है। तो मास ऑफ हीलियम एटम माइनस ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, कम होता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग लिख लेंगे यहाँ, ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगर दोनों को मैंने सिमिलर मान लिया तो अप्रॉक्सीमेटली। चार्ज कितना हो जाएगा, बोलो, +2 E, है ना, विच इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गया हमारा अल्फा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल की तरफ चलते हैं। बोलो बीटा पार्टिकल क्या होता है। हम्म, पता है क्या, देखो बीटा पार्टिकल दो तरह का होता है, एक बीटा पॉजिटिव होता है और एक बीटा नेगेटिव होता है। जनरली बीटा पार्टिकल को तुम लोग इलेक्ट्रॉन से जानते होगे, लेकिन दो तरह का होता है, एक बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव। तो एक हो गया बीटा नेगेटिव, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये इसका मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही होगा, विच इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एंड इसका चार्ज 1.6 नेगेटिव में इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये इसका चार्ज हो गया। अब बीटा प्लस, इसे हम लोग बोलते हैं, ये ऊपर वाला हो गया इलेक्ट्रॉन और नीचे वाले को बोलते हैं पॉजिट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या चीज़ है? ये दोनों एंटी पार्टिकल्स हैं। नाम सुना है क्या एंटी पार्टिकल्स का? इसका भी मास अगर देखें इसका भी तो उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, विच इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और इसका जो चार्ज होता है वो भी सेम होता है, बस पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ, ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो बोथ आर एंटी पार्टिकल्स। तो एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग एंटी पार्टिकल्स को डिफाइन करते हैं? मैं यहाँ पे एक बार एंटी पार्टिकल को थोड़ा सा बता देता हूँ। एंटी पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई दो पार्टिकल टक्कर खाया और टक्कर खाने के बाद वो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया? प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मास पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो वैसे पार्टिकल को हम लोग एंटी पार्टिकल बोलेंगे। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ये दोनों जब कोलाइड करते हैं तो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर न्यूट्रोनो एंड एंटी न्यूट्रोनो। तो इसको मैं बस थोड़ा सा बताता हूँ। पार्टिकल इज कॉल्ड एंटी पार्टिकल if on collision both annihilate and destroys completely। annihilate का मतलब destroys completely and forms pure form of energy। annihilates, ऐसे लिखता हूँ, E डबल N I H I L T, annihilate। दोनों कोलाइड किया, कोलाइड होने के बाद फिर दोनों प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया हमारा एंटी पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बीटा नेगेटिव से डिनोट करते हैं, एंड पॉजिट्रॉन जिसको हम लोग बीटा नेगेटिव से डिनोट करते हैं, सॉरी बीटा पॉजिटिव से। या फिर एक और एग्जांपल है इसमें एंटी पार्टिकल्स में, दैट इज न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं एंड एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो और न्यू बार इस पे लगाते हैं, ये एंटी न्यूट्रिनो बनता है। तो दिस इज एंटी पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल हो गया। अब हम लोग गामा पार्टिकल देखते हैं। गामा पार्टिकल क्या होता है? गामा पार्टिकल में तुम ऐसा बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव, ठीक है। और या फिर बोल सकते हो ये फोटोन है, इट इज फोटोन विथ हाई एनर्जी, जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। और इसका रेस्ट मास वगैरह जीरो होगा। अगर तुमने फोटोन वगैरह बोल ही दिया
तब तो फिर रेस्ट मास जीरो होगा। अब तुम थोड़ा सा सोच सकते हो कि अगर कोई भी एनर्जी है तो उसको तुम मास के फॉर्म में लिख सकते हो, फिर मास कोई भी दिया हुआ है तुम उसको एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी अगर फोटोन है, अगर वो इसके पास इतनी एनर्जी है तो तुम उसके करस्पॉन्डिंग मास निकाल सकते हो। मेरी बात समझ में आया क्या? तो कभी कभी फोटोन का मास उस वे में लिखा जाता है, गामा पार्टिकल का मास एनर्जी के वे में लिखा जाता है। आगे चलते हैं अब हम लोग रेडियो एक्टिव डिके।